स्वागत है दोस्तों टीचर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल टीचर्स मंत्रा के अंदर। लास्ट वीडियो में हमने बजट, नोबेल प्राइज और बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं या जॉब से रिलेटेड जो अवेयरनेस है वो हमने वीडियो में ऑलरेडी अपलोड की हुई है आपकी सुविधा के लिए। आप वहाँ जा सकते हैं और अच्छे से अपनी उन जानकारियों को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, आगे चलिए चलते हैं। मेरा नाम छत्रपाल है और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की, और इकोनॉमिक्स के साथ साथ में हम करंट अफेयर, बैंकिंग और इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं उन सब पे हम डिस्कशन करेंगे। हम टॉपिक यहाँ पे जो लेके चल रहे हैं वो टॉपिक अपने आप में मॉनेटरी पॉलिसी है। ठीक, मॉनेटरी पॉलिसी को आमतौर पे मौद्रिक नीति के नाम से जाना जाता है, या इसे हम सीधी सी भाषा में अगर जानना चाहें तो ऐसा कह सकते हैं कि देश के अंदर जो मुद्रा होती है या जो करेंसी होती है उस करेंसी पर कंट्रोल का मतलब ये कि किस सेक्टर में कितना पैसा होना चाहिए और कितना पैसा नहीं होना चाहिए, वो सारा का सारा नियंत्रण किसके पास रहता है? हमारे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रहता है ये सारा नियंत्रण। आज की डेट में अगर हम बात करें और किसी भी देश में बात करें, हम फ्रांस, जर्मन, इटली, रशिया, ब्रिटेन, अमेरिका, हर देश का जनरली या मोस्ट प्रोबेबली अपनी खुद की सेल्फ इंडिपेंडेंट करेंसी है, और उस करेंसी को जारी करने का जो अधिकार होता है या जो राइट्स होते हैं वो उस कंट्री के सेंट्रल बैंक के पास होते हैं। और हमारी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है वो आप सभी को पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है या भारतीय रिजर्व बैंक है। ठीक, तो हमारे देश में जो भारतीय रुपया है, इस पूरे करेंसी पे या मुद्रा पे जो सारा का सारा जो राइट्स है या अथॉरिटीज है, वो अथॉरिटी किसके पास है? आरबीआई के पास है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है, एक्सक्लूडिंग 1 रुपीज नोट एंड कॉइन। 1 रुपी एंड कॉइन जो नोट है वो जारी करने का जो राइट्स है वो आप सभी को पता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या वित्त मंत्रालय के पास होता है। और 2 रुपीज टू 10,000 रुपीज, 2 रुपए से लेकर 10,000 तक की जो मुद्रा होती है उस मुद्रा को जारी करने का अधिकार आरबीआई के पास है एज पर आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 22 एंड सबसेक्शन ए। ठीक, हमारे इंडिया में 2 रुपए से लेकर 10,000 तक की मुद्रा को लेकर जो अधिकार दिए गए हैं वर्तमान में वो एज पर लॉ एंड ऑर्डर है। और लॉ एंड ऑर्डर के अंदर अगर हम बात करें तो सिंपल सी है, आरबीआई के अधिनियम 1934 धारा 22 उपधारा एक के अनुसार। ठीक, आगे अगर हम बात करें तो 2 से 10,000 तक की मुद्रा को जारी करेगा हमारे भारत में कौन? आरबीआई। ठीक, अभी हाल ही में अगर हम बात करें प्रैक्टिकली तो बाजार के अंदर जो चलित मुद्रा है या जो करेंसी का जो फ्लो है उसके अंदर मैक्सिमम जो करेंसी है वो 2,000 का नोट या 2,000 रुपीज है। ठीक, 2,000 रुपीज से ऊपर भी अगर आरबीआई जारी करना चाहता है तो वो 10,000 तक की मुद्रा जारी कर सकता है। इससे ऊपर अगर उसे जारी करना होगा तो सबसे पहले क्या होगा कि जो उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर दे रखा है उसमें पहले अमेंडमेंट होगा या संशोधन होगा। ठीक, संशोधन होगा उसके बाद में ही वो जारी कर सकता है। अभी के लिए इतना है कि वो 10,000 तक की मुद्रा को जारी कर सकता है विदाउट एनी अमेंडमेंट। ओके, देन हम आगे बात करते हैं। ठीक, मॉनेटरी पॉलिसी एक्चुअल में है क्या? ये मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है या इसका उपयोग भारत में किस तरीके से लिया जाता है या किस तरीके से होता है? तो एक चीज दोस्तों हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी देश के अंदर जो देश की मुद्रा होती है उस मुद्रा को जारी करने का अधिकार जिस तरीके से उस देश के केंद्रीय बैंक का होता है, तो जारी करने के साथ साथ में उसकी जो मूल्य कीमत होती है, जो प्राइस वैल्यू होती है, उसकी स्टेबिलिटी को स्टेबल रखने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी सेंट्रल बैंक की होती है या देश के केंद्रीय बैंक की होती है। जैसे कि प्राइस वैल्यू मींस आप समझ रहे ही होंगे कि डॉलर के कंपैरिजन रुपया या इंडियन रुपीस फ्लैक्चुएट होता रहता है कि कभी $1 इज 72, 70 रुपीज, 74, 76, 73, 72, 71, 69, 68। ये जो फ्लैक्चुएशन है कंपैरिजन टू यूएस डॉलर, कंपैरिजन टू यूएस अ डॉलर। ठीक, एक डॉलर के कंपैरिजन ये जो फ्लैक्चुएशन है या युआन, यूरो, पाउंड, ड्यूशमार्क, लीरा, लारी, बॉलीवर, रैंड या जितनी भी देश की मुद्राएं, उन मुद्राओं के कंपैरिजन जो भारतीय रुपये की जो फ्लैक्चुएशन है, इस फ्लैक्चुएशन को स्टेबल रखने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो
सेंट्रल बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की होती है। ठीक, हमारे देश में जो मुद्रा होती है वो मुद्रा या भारतीय रुपया जो है आपके पास, बैंकों के पास, शेयर मार्केट में या फिर ओपन मार्केट में या जिस किसी के पास भी, ठीक, ये जितनी भी मुद्रा होती है इस मुद्रा के ऊपर पूरा का पूरा जो सर्कुलेशन पे या ऐसा कह लें कि इस जो फ्लो पर या पूरे बहाव पर जो नियंत्रण रहता है या कंट्रोल जो रहता है वो किसका रहता है? आरबीआई का रहता है। कि बाजार में पैसा बढ़ाना है या बाजार में पैसा कम करना है, किस सेक्टर में पैसा ज्यादा करना है, किस सेक्टर से पैसा कम करना है, ये सारा का सारा कंट्रोलिंग पावर किसके पास रहता है? आरबीआई के पास रहता है। और आरबीआई इस सारे कंट्रोल को किसके जरिए बनाती है हमारे भारत में? मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति के जरिए। ये आरबीआई के पास में एक ऐसा टूल है जिसके जरिए ही इंडिया में जो करेंसी है या भारतीय मुद्रा है उस पूरे मुद्रा के फ्लो पर क्या बना हुआ है? नियंत्रण बना हुआ है या पूरा का पूरा कंट्रोल बना हुआ है। ठीक, अब इस पूरे कंट्रोल को बनाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया हुआ है कि अपने यहाँ पर एक कमेटी बनाई हुई है जिसे जनरली नाम दिया गया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी या मौद्रिक नीति कमेटी। ठीक, अब मौद्रिक नीति कमेटी के अंदर कुछ सदस्य हैं, उन सदस्यों के जरिए ही ये तय किया जाता है कि कहाँ कितना कैसा पैसा होगा, कहाँ कितना पैसा नहीं होगा। एक्चुअली ये बाजार में पैसा बढ़ाना या घटाना सारा का सारा किस पर निर्भर करता है? इंटरेस्ट रेट पर। इंटरेस्ट रेट कई तरीके की होती हैं, बैंकों की अपनी इंटरेस्ट रेट होती है, ठीक, और बैंकिंग सेक्टर के अलावा ओपन मार्केट की अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, और अगर हम बात करें तो आरबीआई की भी अपनी खुद इंटरेस्ट रेट होती है जो वो मॉनेटरी पॉलिसी में बताता है। आपने कई बार नाम सुना होगा सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ, एमसीएलआर, बेस रेट। तो ये सारी जो दरें होती हैं इन दरों को या इंटरेस्ट रेट को ही इंक्रीज या डिक्रीज करके, इनको बढ़ाकर और घटाकर ही बाजार में जितना भी सारा कुछ पैसा है उस पैसे पर आरबीआई का अपना एक नियंत्रण रहता है। ठीक, बैंकों के जनरली देखो अगर हम बात करें तो जो बाजार में पब्लिक है या जनता है वो कहीं ना कहीं जनता कनेक्ट है किससे? बैंकों से, और वो बैंक जो हैं सारे के सारे वो कनेक्ट है किससे? आरबीआई से। तो आरबीआई का पूरा कंट्रोल रहता है इंडिया के बैंकिंग सेक्टर में, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट सेक्टर का बैंक हो, चाहे वो कमर्शियल बैंक हो, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक हो, चाहे वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो। व्हाट अबाउट जितने भी बैंक्स हैं उन सभी बैंक्स पे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज पे या जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट पे उन पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो कंट्रोल होता है वो अपने आप में किसका होता है? सेंट्रल बैंक का या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है। तो इंटरेस्ट रेट बड़ा ही एक ऐसा रोल फुलफिल करता है मार्केट के मनी सर्कुलेशन के अंदर कि मार्केट में पैसा ज्यादा होगा या कम होगा वो सारा का सारा किस पे डिपेंड होगा? कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट पे। तो ये इंटरेस्ट रेट फेज टू फेज या बारी बारी हम इनको समझना बहुत अच्छे से समझेंगे। तो हम बात करें यहाँ पर कि मार्केट में जितना भी पैसा आता है वो बैंकों के जरिए आता है, और बैंक सारा पैसा जो मार्केट में लेकर आती है वो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट पर ही लेकर आती है। वो बाजार से पैसा लेता भी है, कौन? बैंक। पब्लिक के डिपॉजिट्स, दैट मीन्स कि वो बाजार से पैसा लेता भी है और बाजार में पैसा देता भी है। तो लेने और देने पे कहीं ना कहीं अपने आप में रोल फुलफिल करेगा कौन? इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट किस रेट पे दिया जाए, किस रेट पे लिया जाए, ये कहीं ना कहीं कैसे और किस तरीके से डिसाइड होगा वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन इन इंटरेस्ट रेट के लिए जो एक बेस होता है, एक बेस होता है या एक आधार होता है, वो आधार कौन तय करता है? इंडिया में वो आधार तय करेगा कहीं ना कहीं आरबीआई। आरबीआई एक ऐसी सब्सिडरी या एक ऐसी बॉडी है अपने इंडिया के अंदर जो पूरा का पूरा मनी फ्लो को अपने आप में क्या रखेगा? अपने कंट्रोल में रखेगा। ठीक, तो आरबीआई ही बेस तैयार करेगा या बेंचमार्क डिसाइड करेगा किसी भी इंटरेस्ट रेट के लिए। अब इस पूरे इंटरेस्ट रेट को सारा का सारा जो बनाने के लिए, बेस को बनाने के लिए आरबीआई ने क्या किया हुआ है? अपने पास एक कमेटी बनाई हुई है जिसे हम जनरली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के नाम से जानते हैं। इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अगर हम जनरली बात करें, ठीक, तो ये साल में 4 बार अपनी मीटिंग कम से कम करेगी, ठीक है, और इस मीटिंग के अंदर ही तय किया जाएगा कि इंटरेस्ट रेट्स क्या होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। ठीक,
अभी बोला गया कि एटलीस्ट 4 टाइम, मतलब 4 बार तो कम से कम होंगी। लेकिन अभी अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम में तो 6 टाइम, मतलब 6 बार रिव्यू होती है क्या, मॉनेटरी पॉलिसी हमारे भारत के अंदर, मौद्रिक नीति। मतलब ऐसा कह सकते हैं हम विद इन 60 डे या 60 दिन के अंदर अंदर मौद्रिक नीति की क्या होती है, समीक्षा होती है अभी प्रेजेंट टाइम में, जिसे हम द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें जनवरी 2016 से पहले, तो ये मौद्रिक नीति की जो समीक्षा हुआ करती थी वो साल में 8 बार हुआ करती थी विद इन 45 डेज। लेकिन रघुराम गोविंद राजन, जो कि इस कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने एक कमेटी के जरिए क्या किया, एक रिकमेंडेशन डाली, और उस रिकमेंडेशन के बेसिस पे क्या किया गए, 15 डेज और एड ऑन कर दिए गए और बाजार को टाइम दिया गया 60 दिन। इस 60 दिन के अंदर अंदर आरबीआई मौद्रिक नीति की समीक्षा करे और वो तय करे कि बाजार में पैसा बढ़ाना है कि बाजार से पैसा कम करना है। ठीक है, देन अगर हम आगे बात करें तो ये जो हमने बोला कि 4 टाइम मिनिमम, कि 4 बार तो कम से कम होगी बैठक, ठीक, मीटिंग होगी 4 बार, और इस 4 बार के अंदर डिसाइड किया जाएगा। लेकिन वर्तमान में कितनी बार हो रही है, 6 टाइम या 6 टाइम हो रही है। ओके, सिक्स टाइम हो रही है। ओके, तो 6 टाइम के अंदर अगर हम बात करें तो इसे हम द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा के नाम से भी जानते हैं। और आगे हम बात करें तो एक्चुअली ये जो समीक्षा या रिव्यू वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, एनालिसिस, मतलब चीजों को जांचना परखना कि कहाँ किस सेक्टर में, जैसे कि बिजनेस, मार्केट, ओपन मार्केट, ट्रेड, शेयर मार्केट, व्हाट अबाउट एवरी एक्टिविटीज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स या रिलेटेड टू करेंसी, मुद्रा से संबंधित जो भी सब कुछ है, वहां पर पैसा बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, पहले बाजार को पूरा अच्छे से समीक्षा किया जाएगा, जांचा जाएगा, परखा जाएगा, फिर फाइनली डिसीजन लिया जाएगा कि उनके लिए क्या आधार तय किया जाए। और ये आधार बनाने के लिए अपने आप में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई है, जो कि तय या सुनिश्चित करती है कि बाजार में पैसा बढ़ाना है या बाजार से पैसा कम करना है। इस कमेटी के अंदर टोटल मिला के कितने मेंबर हैं, 6 मेंबर हैं। 6 मेंबर में से सबसे पहले मेंबर है शक्तिकांत दास, जो उसके एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन है। ठीक, दूसरे हैं माइकल देवव्रता पात्रा, जो बैंक इंचार्ज हैं मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर। ठीक, तीसरे हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द बैंक इंचार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जनक राज है इनका नाम। ठीक, 4th नंबर पे हैं श्री चेतन घाटे, ये प्रोफेसर हैं इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट के अंदर, मतलब जो भारतीय सांख्यिकी संस्थान है उसके प्रेजेंट टाइम में उसके अंदर प्रोफेसर हैं, जिनका नाम है श्री चेतन घाटे। ठीक, और नेक्स्ट है नंबर ऑफ 5th प्रोफेसर पमी दुआ, जो कि प्रेजेंट टाइम में डायरेक्टर हैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के। एंड नंबर ऑफ 6 डॉक्टर रविंद्र एच ढोलकिया, जो कि प्रोफेसर हैं IIM अहमदाबाद के अंदर। तो अगर हम जनरली बात करें तो ये सारे के सारे जो मेंबर हैं इसके अंदर, ये 6 के 6, ये सारे के सारे मेंबर कौन से हैं, एक्स ऑफिशियल मेंबर हैं। एक्चुअली एक्स ऑफिशियो या एक्स ऑफिशियल का मीनिंग होता है पदेन, है ना, ये तो आपको समझ में ही आता होगा। पदेन का मतलब क्या होता है कि हमारे ही भारत में या किसी भी कंट्री के अंदर कोई भी पर्सन एक टाइम में एक ही डिपार्टमेंट या एक ही ऑर्गेनाइजेशन में फुल टाइम जॉब कर सकता है। ठीक, और वहां पर जॉब करते हुए वो किसी अनदर डिपार्टमेंट में भी किसी अनदर डेजिग्नेशन की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा हो, दिस डेजिग्नेशन इज आल्सो नोन एज एक्स ऑफिशियल डेजिग्नेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे आपने सुना होगा कि राज्यसभा के जो चेयरपर्सन होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, तो वो कभी चेयरपर्सन नहीं होते, एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन होते हैं या पदेन अध्यक्ष होते हैं। वहां पर वो फुली टाइम तो वाइस प्रेसिडेंट है, लेकिन जब जब राज्यसभा की बैठक होगी या मीटिंग होगी तो उसको अध्यक्षता कौन करेंगे या उसको चेयर्ड कौन करेंगे, उसको वाइस प्रेसिडेंट करेंगे। तो वहां पर हम कभी भी अध्यक्ष नहीं बोलते, पदेन अध्यक्ष बोलते हैं। ऐसे ही आपने सुना होगा कि नीति आयोग के भी क्या होते हैं, पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री या एक्स ऑफिशियल चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, कि वो फुली टाइम तो प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन जब जब नीति आयोग की बैठक होगी या मीटिंग होगी तो उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, प्राइम मिनिस्टर करेंगे। सेम उसी तरीके से मानिएगा कि ये जो 6 सदस्य हैं वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं फुली टाइम वर्किंग है,
लेकिन जब जब ये मीटिंग होगी, इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए ये लोग पहुंचेंगे और उनको प्रॉपर एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन दिया हुआ है, जो अपने अपने सजेशंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उन्हीं सजेशंस के बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि बेस क्या रखा जाए। ठीक, आगे इसी मॉनेटरी पॉलिसी टॉपिक में हम आगे मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना काफी। थैंक यू, धन्यवाद। बने रहिए टीचर्स मंत्रा चैनल।